Okay, so hi everyone. We stopped at allowances in the last class. So continuing from where we left, this is where we were in the last class. We were supposed to be doing a question on entertainment allowance. For the rest of the allowance, we had already solved the question. Quickly revising, we'd started with allowance. Allowance में हमने specified allowances section 10 subsection 14 के अंदर दो टाइप ऑफ अलाउंसेस किया था. पहला था जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं टू द अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेफ्ट, और दूसरा जो अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड में से कम हो. नेक्स्ट हमने किया था रिसीव्ड और स्पेंड में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं. टीए आता है, डीए आता है, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस. फिर हम रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस में कर चुके थे. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अलाउंस इज अलाउड टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज जिनका ट्रांसपोर्टेशन वाला काम होता है. ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, हिल बॉर्डर रिमोट, एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब ये जितने भी अलाउंसेस थे जो कि रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड होते थे, उनके लिमिट स्पेसिफाइड हमने पढ़े थे. लास्ट अलाउंस जो हमने किया था एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके बारे में मैंने आपको नोट्स बताया था कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बाकी सारे अलाउंसेस से, इस कैटेगरी के बाकी सारे अलाउंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन द सेंस दैट सेक्शन 16 कहता है, सेक्शन 16 कहता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है इसको आपको हमेशा, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कहता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है इसको आप हमेशा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने में फुल्ली ऐड करते हैं. और उसके बाद आप देखते हैं कि क्वेश्चन में जो असेसी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 देंगे, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी. और ये जो डिडक्शन होगा वो होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का, विच इज अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, 20% of the salary, and salary here means only basic, or rupees 5,000, whichever is less. Allowances का ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कर चुके थे. एंटरटेनमेंट अलाउंस के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. Let me quickly connect to my writing pad. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब तक. कहा गया है कि एक एम्प्लॉय है जिसका 30,000 पर मंथ बेसिक सैलरी है. सो एक्स की बेसिक है 30,000 per month. We'll also simultaneously note it down in our writing pads. इसको 2,000 रुपीज एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलना है पर मंथ. और हमें निकालना है इनका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी in respect of entertainment allowance in the following cases: when the assessee in the question, that's the X, is a central government employee, and secondly when X is employed with ABC Private Limited. So देखते हैं इसको सॉल्व करके. सो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कम स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ था जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है. बेसिक है मिस्टर एक्स की 30,000 पर मंथ, और एंटरटेनमेंट अलाउंस है ₹2,000 पर मंथ. और पहला ट्रीटमेंट हमें तब करना है व्हेन एक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दूसरा व्हेन ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो पहले देखते हैं केस 1, व्हेन एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. When X is a government employee, तो इनकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? बेसिक सैलरी वुड बी 30,000 पर मंथ है, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, दैट वुड बी 3,60,000.
मैंने आपको बताया था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का तरीका ये होता है कि इसको हम लोग ऐड करेंगे पहले ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने में। सो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितनी है हमारी, 2,000 रुपये हर महीने मिल रही है, तो 24,000 रुपये हो गई। सो ये कितना हो गया, 3,84,000 इज दी ग्रॉस सैलरी। अब ये जो ग्रॉस सैलरी निकली है इसमें से हम देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, और डिडक्शन कितनी मिलेगी ये हम कैलकुलेट करते हैं लेट्स से वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 1 के तहत हमें पता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, और ये लीस्ट क्या होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो हमने रूल पढ़ा था जिसमें था अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड दैट इज 24,000 2,000 रुपीज पर मंथ, और 20% of the basic salary, 20% of basic that is 3,60,000, 20% of the basic that is 3,60,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 72,000, एंड तीसरा कहता था ₹5,000. So least of the following, what is the least here? The least here is 5,000. So this would be the amount exempted. अब ये जो amount exempted है इसको जाके हम लोग डिडक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं। डिडक्शन कितना दे रहे हैं हम लोग, 5,000 दे रहे हैं, और ये 5,000 कहाँ से आया, वर्किंग नोट में से आया। सो इनकी ये बन जाएगी टैक्सेबल सैलरी। अब देखो बच्चों बात वही है, इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट था कि हम टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकालते हैं, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट करके निकालते हैं टैक्सेबल। यहाँ पे भी ना हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया है मोटा मोटी। रिसीव्ड था 24,000 और उसमें से एग्जेम्प्ट था 5,000, तो जो टैक्सेबल 19,000 है वो 3,60,000 में एडेड है, एंड देयरफॉर द अमाउंट कम्स आउट टू बी 3,79,000। बस करने का तरीका अलग है, और ये तरीका हमें क्यों अपनाना पड़ रहा है, इसलिए अपनाना पड़ रहा है बिकॉज दिस इज व्हाट द रूल सेज, दिस इज व्हाट द इनकम टैक्स एक्ट सेज, that section 16 deduction under section 16 subsection 2 आप इसी तरीके से देंगे, तो इसलिए करना पड़ता है। अब इसका केस 2 देखते हैं जहां पर कि वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है। सो when X is a private company employee, so when X is a private company employee, तब ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारी बेसिक सैलरी वही रहेगी 30,000 इंटू 12 दैट इज 3,60,000। हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस वही रहेगा दैट इज 2,000 पर मंथ, यानी कि 12,000 यानी कि 24,000। हमारी ग्रॉस सैलरी वही रहेगी 3,84,000, लेकिन जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 उधर दिया है ना वो यहाँ पर निल होगा। क्यों, क्योंकि ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज को मिलती है, इसलिए यहाँ पर इनकी टैक्सेबल सैलरी वुड बी कंप्लीट अमाउंट ऑफ 3,84,000। बस इतना सिंपल सा है एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्वेश्चन या ट्रीटमेंट। अब वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। ये अलाउंस कर लिया हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस, और हम अब पहुंचते हैं हाउस रेंट अलाउंस पे, HRA। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाउंसेस होता है, क्योंकि आपको सैलरी के जितने भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, उसमें आइदर ऑफ द टू बोले तो या तो HRA या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो कि एक परक्विजिट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज हर क्वेश्चन में डेफिनेटली मिलेगी।
या तो उस एम्प्लॉय को रहने का घर मिल रहा होगा कंपनी की तरफ से मुफ्त में, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, या फिर उस एम्प्लॉय को घर नहीं मिलने की वजह से कुछ रेंट देने के लिए घर का पैसा मिल रहा होगा अलाउंस के फॉर्म में, विच इज हाउस रेंट अलाउंस। तो आइदर ऑफ द थिंग, या तो HRA या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन हर क्वेश्चन में होना ही होना है, इसलिए इसको जरा ध्यान से करेंगे हम लोग। HRA का रूल क्या कहता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। एंड व्हाट आर द लीस्ट आइटम्स? पहला, अलाउंस इज एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब HRA जो आपको एक्चुअल में मिला है। दूसरा, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, जो आपने रेंट पे किया है एक्चुअल में उसमें से माइनस करके 10% ऑफ सैलरी। अब जहाँ पर भी सैलरी शब्द आता है, हमें पता है कि सैलरी का भी मीनिंग हर कैलकुलेशन में अलग अलग होता है। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सैलरी हियर? सैलरी हियर मीन्स आपकी बेसिक प्लस DA, वो वाली DA जो सैलरी का पार्ट फॉर्म करे, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। थर्ड है 50% of the salary if the house is taken on rent in the metropolitans, that's Kolkata, Chennai, Delhi or Mumbai, and 40% of the salary for other cities. So इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट करना है। क्या? अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, 50 और 40% डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इन विच द रेंट हैज बीन पेड और इन विच द असेसी रेसिड्स। मीनिंग ऑफ सैलरी ये मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ कि हम लेते हैं बेसिक प्लस DA इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब यहाँ पर ना एक नोट करने के लिए चीज दी हुई है कि exemption is given only for that period for which the house is taken on rent. Therefore, HRA and salary are taken only for that period during which the house is taken on rent. अब यहाँ on rent होगा, there's a typing error where it is showing as or rent, but देखो बच्चों, वैसे तो ना ये जो क्वेश्चन है, ये आपको ये जो नोट है मैं आपको ज़्यादा बेहतर से तब समझ में आएगा जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, बट फिर भी मैं ये आपको समझाने की कोशिश करती हूँ दैट what has been tried to tell us here. Exemption is given only for that period for which the house is taken on rent. मतलब अगर आपने घर जो है वो किराए पर लिया है सिर्फ 5 महीने के लिए, बाकी जो साल के 7 महीने रह रहे थे वो आप बिना किराए के रह रहे थे, अपने मामा के यहाँ रह रहे हो, चाचा के यहाँ रह रहे हो, पापा के यहाँ रह रहे हो, बट यू हैव नॉट बीन पेइंग रेंट। सो दैट मीन्स कि आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी ना वो सिर्फ उसी 5 महीने के लिए मिलेगी जब आपने सच में कोई किराया दिया है। उस 7 महीने की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी जब आपने किराया ना दिया हो। एग्जेम्पशन क्या होता है यहाँ पर? छूट। छूट किस चीज पे छूट? उस पैसे पे छूट जो आपको HRA के नाम पर कंपनी से मिल रहा है। मतलब कंपनी ने तो आपको HRA पूरे 12 महीने का दे रखा होगा, आपने HRA को यूज बस 5 महीने किया, बाकी 7 महीने आपने उस पैसे पे मौज किए, मतलब आपका खर्चा नहीं हुआ, बस इनकम हुआ उस कैटेगरी के अंदर। तो जो 7 महीने जब आपको कंपनी ने HRA तो दिया है बट आपने कुछ खर्चा नहीं किया, वहां आपको छूट भी कुछ नहीं मिलेगी। मतलब वो पूरा का पूरा 7 महीने का जो HRA का के नाम का पैसा है ना वो टैक्सेबल होगा। Whereas वो 5 महीने जहां आपने सच्ची में कुछ रेंट दिया है वहां पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। किस चीज में से एग्जेम्पशन? वो जो HRA का पैसा मिला है ना उसमें से एग्जेम्पशन। कितना एग्जेम्पशन ले सकते हैं? वही पीछे जो हमने रूल पढ़ा था, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फॉर 5 मंथ्स और रेंट पेड फॉर 5 मंथ्स लेस 10% ऑफ सैलरी फॉर 5 मंथ्स और 50% ऑफ सैलरी फॉर 5 मंथ्स और 40% ऑफ सैलरी फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ पर सैलरी भी जो है ना वो 5 महीने। HRA भी जो हम लेते हैं ना, HRA एक्चुअली रिसीव्ड, वो भी सिर्फ 5 महीने का ही, क्योंकि 7 मंथ्स का पीरियड में तो हमें कोई छूट ही नहीं मिल रहा है। वो अमाउंट जो मिला है HRA के नाम पे वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन के जो पर्टिकुलर्स हैं उसको हम साथ में नोट करते हुए चलेंगे अपने पैड पे। सो
क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। एक्स को 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिल रही है हर महीने और उसको डीए मिल रही है 10,000 रुपए हर महीने की। ठीक है, अब ये कौन सा वाला डीए है? वो कह रहे हैं कि इस डीए का सिर्फ 40% हिस्सा जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, या फिर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या फिर इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। बात वही है, नाम अलग 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 हो सकते हैं। He is also entitled to HRA of rupees 20,000 per month. इनको HRA भी मिल रहा है 20,000 पर मंथ का, और ये जो रेंट पे कर रहे हैं वो भी 20,000 पर मंथ ही है। और कहाँ पे? He is paying that rent in Delhi. He is paying that rent in a house which has been taken in Delhi. So ये भी नोट डाउन करने वाली बात है, बिकॉज दिल्ली का मतलब कि यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी लेंगे हम, 40% ऑफ सैलरी नहीं लेंगे। अब निकालना क्या है? कंप्यूट द टैक्सेबल HRA। सो हम स्क्रीन कनेक्ट करते हैं अपने राइटिंग पैड की और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हियर दीज आर द पर्टिकुलर्स जो मैंने क्वेश्चन रीड करते वक्त नोट किया था, जहाँ पर बेसिक कहा गया है कि 50,000 रुपये पर मंथ है, डीए 10,000 रुपये पर मंथ है, 40% ऑफ सैलरी डीए का जो है वो सैलरी का पार्ट है, HRA मिला 20,000 है और रेंट भी दिया उसने 20,000 रुपये है, तो उसको बच कुछ नहीं रहा, बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमें निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। बट ये टैक्सेबल HRA निकालने से पहले हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर HRA। HRA के लिए मेरी सैलरी कितनी होगी, इसको हम कह देते हैं वर्किंग नोट 1 है हमारा, वर्किंग नोट 1 है ये हमारा, जिसमें बेसिक था 50,000 रुपये पर मंथ और डीए था 10,000, लेकिन इसका सिर्फ 40% जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। सो मेरी सैलरी हो रही है, एक्चुअली ना ये जो वर्किंग नोट 1 मैंने यहाँ पर लिखा है ये हम इधर लिखते हैं, वर्किंग नोट 1। सो मेरी बेसिक सैलरी कितनी हो रही है? 50,000 रुपये 12 महीने के लिए, यानी कि 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ प्लस डीए। डीए कितना लेंगे? 10,000 रुपये हर महीने का है, तो पूरे साल का 1,20,000 हो गया। अब इस 1,20,000 का सिर्फ 40% जो है वो सैलरी का फॉर्म पार्ट कर रहा है, का पार्ट फॉर्म कर रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डीए हमें सिर्फ उतना, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर HRA हमें सिर्फ उतना ही डीए लेना होता है जो कि सैलरी का पार्ट फॉर्म करे। सो दिस वुड बी 48,000। सो मेरी सैलरी कितनी हो गई? 6,48,000। 6,48,000। अब जब ये फिगर निकल गया तो हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA कर सकते हैं। We know that least of the following shall be exempt. और वो लीस्ट क्या है? वो लीस्ट है नंबर 1, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। अमाउंट इनको मिला कितना है? इनको HRA के नाम पर पैसा मिला है 20,000 रुपये हर महीने का। सो दैट इज 20,000 इंटू 12, 2,40,000। दूसरा होता था रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी।
रेंट पे कितना कर रहे हैं, ये 20,000 रुपए ही हर महीने का रेंट पे कर रहे हैं। 20,000 रुपए 12 महीने का कितना हुआ, 2,40,000। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी यहाँ पर कितना है, 6,48,000 है। वर्किंग नोट 1 से देख लिया हमने, 6,48,000 है। सो रेंट पेड कितना है, रेंट पेड हो गया 2,40,000 लेस 64,000, 64,800. So that would be 1,75,200. Next था 50% of the salary or 40% of the salary depending upon the city in which the assessee resides. यहाँ पर assessee जो है वो metropolitan city यानी दिल्ली में reside कर रहा है, तो 50% of salary लेंगे. So 50% of which salary, 6,48,000 यानी कि 3,24,000. अब लीस्ट ऑफ द थ्री क्या है, लीस्ट ऑफ द थ्री यहाँ पर रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी आ रहा है यानी 1,75,200. सो दिस इज द अमाउंट दैट वुड बी एग्जेम्प्ट. सो जब एग्जेम्प्ट अमाउंट पता है तो मैं टैक्सेबल निकाल सकती हूँ. टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल HRA would be what, received minus exempt. रिसीव कितना करा इसने, 2,40,000 और एग्जेम्प्ट कितना है 1,75,200. सो टैक्सेबल कितना होगा 64,800. टैक्सेबल कितना होगा 64,800 and that's what my answer here is, 64,800. So आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज HRA इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. तो इसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया. और देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, X is employed at Mumbai as the accounts officer of ABC Company Limited. Okay, so क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हम क्वेश्चन के एलिमेंट्स को भी नोट डाउन करेंगे. तो एक यहाँ पर नोट डाउन करने लायक बात तो ये है कि ये जो असेसी है वो मुंबई में रहते हैं, यानी कि 50% ऑफ सैलरी कंसिडर करना होगा हमें एग्जेम्पशन लिमिट कैलकुलेट करते वक्त, ना कि 40. X is employed at मुंबई और उनके सैलरी के पर्टिकुलर्स नीचे दिए हुए हैं. बेसिक सैलरी है 30,000 रुपये हर महीने, DA है 10,000 रुपये पर महीने, और ये पूरा 10,000 जो है ये सैलरी का पार्ट फॉर्म करता है. ओके. कन्वेंस अलाउंस है इनका 5,000 रुपये हर महीने का. कमीशन है 2% ऑफ द टर्नओवर अचीव्ड, और टर्नओवर अचीव्ड कितना था 22,50,000. और ये जो 22,50,000 है ये पूरे साल इवनली स्प्रेड आउट हुआ है, यानी डिवाइडेड बाय 12 करना होगा हमें. फिर दिया हुआ है कि HRA जो है वो 15,000 रुपये हर महीने है. एक्चुअल रेंट इन्होंने दिया है 10,000 रुपये पर मंथ फॉर एन एकोमोडेशन एट अंधेरी टिल 31 दिसंबर. और 1 जनवरी से ना इनका जो किराया था वो बढ़ाकर डबल हो गया था, 20,000 रुपये हर महीने हो गया था. ठीक है, ये भी देख लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में ना एक नोट करने लायक बात ये है कि यहाँ पर जो रेंट पेड है वो दो डिफरेंट अमाउंट्स हैं. वो दो डिफरेंट अमाउंट्स हैं. 10,000 रुपये है 9 महीने के लिए और 20,000 रुपये है 3 महीने के लिए. सो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम जो कैलकुलेशन अपनी है ना उसको भी 9 और 3 मंथ्स में डिवाइड कर दें.
9 और 3 मंथ्स में डिवाइड कर दे, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इफ यू वांट यू कैन यू नो कीप इट सेम, बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स तो सेम ही हैं. तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, बट मैं ताकि आपको समझ में आ जाए ज़्यादा इजीली इसलिए अलग अलग करके दिखाती हूँ. सो ये हैं वो पर्टिकुलर्स जो क्वेश्चन से मैंने नोट डाउन किया था. बेसिक दिया हुआ है 30,000, डीए दिया हुआ है 10,000, कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है 5,000. लेकिन यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस का ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ टैक्सेबल एचआरए निकालना है, और टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए सैलरी के जो जो एलिमेंट्स चाहिए होती हैं उसमें कन्वेंस अलाउंस का कोई रोल नहीं होता है प्ले करने के लिए. कमीशन दिया हुआ है 2% ऑफ 22,50,000. तो सबसे पहले तो आई गेस हम computation of taxable HRA निकालने से पहले निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में कि मेरी सैलरी कितनी होगी. सो computation of salary for HRA. अब सैलरी होती है हमारी बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. लेकिन यहाँ पर मेरा DA बेसिक और कमीशन जो है इसको मैं दो पार्ट्स में निकाल रही हूँ, फॉर 9 months एंड फॉर 3 months. सो जो 9 months का बेसिक है, जो 9 months का बेसिक है वो हर मंथ 30,000 है. सो 30 के हिसाब से हो गया 2,70,000, और यहाँ पे 30 के हिसाब से हो गया 90,000. जो DA है वो पूरी की पूरी DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और DA का अमाउंट कितना है, DA का अमाउंट है 10,000 रुपये पर मंथ. सो 9 महीने का हो गया 90,000, और बाकी 3 महीने का हो गया 30,000. फिर कमीशन देखना था हमें. कमीशन के लिए कहा गया था कि जो कमीशन है वो 2% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर थी 22,50,000. तो मेरे को पूरे साल का जो टर्नओवर है, पूरे साल का जो टर्नओवर है वो मिल जाएगा यहाँ पे. सॉरी, आई डिड सम, वो मिल जाएगा 45,000. अब 45,000 तो पूरे ईयर का हो गया, बट मैं यहाँ मंथली बेसिस पर कर रही हूँ. तो आई वुड वांट टू नो कि हर महीने का कितना है. हर महीने का आ रहा है, सॉरी, हर महीने का आ रहा है 3750. सो मंथली आ रहा है मेरा 3750. सो फॉर 9 months कितना हो जाएगा, 3750 इंटू 9, 33,750. एंड फॉर 3 months कितना हो जाएगा, 3750 इंटू 3, 11,250. अब ये हो गया मेरा सैलरी फॉर 9 months एंड सैलरी फॉर 3 months. द टोटल वुड कम अप टू 3,93,750, और फॉर 3 months आएगी ये 1,31,250. सो ये हो गया मेरा अमाउंट. अब जब सैलरी निकल गई है तो हम टैक्सेबल एचआरए निकालते हैं. टैक्सेबल एचआरए भी जब हम निकालेंगे तो हम दोनों के लिए अलग निकालेंगे, फॉर 9 months एंड फॉर 3 months.
So least of the following shall be exempt, और वो जो लीस्ट है वो 9 मंथ्स के लिए यहाँ पे लिखते हैं, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर लिखते हैं। क्या होता है हमारा? पहला होता है अमाउंट रिसीव्ड, HRA का वो पैसा जो इनको मिला है। तो HRA कितना मिल रहा था इनको? HRA मिल रहा था 15,000 रुपये हर महीने का। HRA इनको मिल रहा है 15,000 रुपीज फॉर एवरी मंथ। सो इसको नोट डाउन करते हैं। 15,000 for 9 months and 15,000 for 3 months. So this would be 1,35,000 and this would be 45,000. दूसरा होता था हमारा रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड कितना है? 9 मंथ्स का रेंट पेड था हमारा 10,000 रुपये। पहले 9 महीने 10,000 रुपये रेंट पे करना था। सो रेंट पेड हो गया 90,000 और दूसरे 3 महीने हमने पे किया था 1 से लेकर 31 मार्च तक 20,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20,000 इंटू 3, दैट इज 60,000 पर मंथ, लेस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कितनी थी हमारी? सैलरी थी इधर 3,93,750। सो इसका 10% हो जाएगा 39375 और इधर है 1,31,250। सो दैट वुड बी 13,125। अब इसका रिजल्टेंट अमाउंट आ रहा है हमारा 50,625 और इधर आ रहा है 46,875। ओके। तीसरा अमाउंट हमारा कहता था 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रोपॉलिटन एंड 40% ऑफ सैलरी फॉर अदर सिटीज। तो यहाँ पर जो एसएससी है वो मुंबई में रह रहा है, तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे मेट्रोपॉलिटन का। 50% ऑफ व्हाट सैलरी? 50% ऑफ 393,750। सो इसका 50% हो जाएगा, सॉरी, इसका 50% हो जाएगा 1,96,875 और इधर पर हमारा 50% ऑफ विच सैलरी? सैलरी था हमारा 3 महीने का 1,31,250। उसका 50% वुड बी 65,625। अब हमें देखना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो लीस्ट कितना आ रहा है? लीस्ट आ रहा है हमारा इस केस में यहाँ पर 50,625 और दूसरे केस में आ रहा है यहाँ पर 46,875। अब देखो गाइज, सॉरी 46,000 नहीं, इधर आ रहा है हमारा 45,000। गाइज होता क्या है कि आप देख सकते हो कहीं पर तो रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी का जो अमाउंट है वो है लीस्ट और कहीं पर तो अमाउंट रिसीव्ड जो है वो है लीस्ट। इसीलिए ना, मतलब वो दोनों सेम पर्टिकुलर्स लीस्ट नहीं आए हैं। इसीलिए ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप क्वेश्चन में अगर कुछ एलिमेंट चेंज हो रहा है, जैसे अगर मान लो सैलरी चेंज हो रही हो 3 साल के बीच में, या मान लो
इनका रेंट पेड चेंज हो रहा है, जैसे कि इस केस में है, तो ना आप जितने एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं उतना अलग अलग कैलकुलेशन करिए, उतनी बारी अलग अलग कैलकुलेशन करिए, तो दैट आपका जो रिजल्ट होता है ना उसमें कोई गलती की चांस नहीं होती। सो अब जब मेरे को पता है कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये है, तो मैं टैक्सेबल अमाउंट निकाल सकती हूँ। कैसे निकालते हैं हम टैक्सेबल? वी कैलकुलेट टैक्सेबल एज रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। अब रिसीव्ड इधर कितना था, 1,35,000, माइनस एग्जेम्प्ट किधर है, इतना इतना इधर इधर पे 50,625। यहाँ पे रिसीव्ड कितना था, 45,000, और एग्जेम्प्ट कितना है, 45,000। सो यहाँ पर मेरा टैक्सेबल निल आ रहा है, और इधर पे मेरा टैक्सेबल आ रहा है 84,375। Because of lack of space, I'm finding it a bit difficult to write it down here, the amount. Let me reduce the size of the pencil. Yeah, 84,375. So the taxable HRA would be 84,375 plus nil, that is 84,375 only. 84,375 only. So that's the solution here. What's the taxable HRA? The taxable HRA is 84,300 because it might not be visible to a lot of people, so I'm writing it down here again. The solution here is taxable HRA का amount आया हमारा 84,375 rupees. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, और वो चीज क्या है कि इस क्वेश्चन में जो असेसी है, ये क्वेश्चन ना आपके नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। याद है जहां पर मैंने आपको एचआरए के अंदर सैलरी के मीनिंग के नीचे एक नोट पढ़ाया था कि एग्जेम्पशन सिर्फ उस पीरियड के लिए दिया जाता है, एग्जेम्पशन सिर्फ उस पीरियड के लिए दिया जाता है जहां पर only for that period for which the house is taken on rent. So ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जहां पर हाउस जो है रेंट पर सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए साल के लिया गया है, बाकी के महीने जो हैं साल के, उसमें वो रेंटेड हाउस में नहीं रह रहा था, मुफ्त में रह रहा था या जहां भी रह रहा था। सो एक्स इज एम्प्लॉयड एट दिल्ली। अगेन यहाँ पर पॉइंट करने वाली क्या चीज है कि ये दिल्ली में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। सो एग्जेम्पशन में हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे, 40% ऑफ सैलरी नहीं। पुणे में रह रहे होते, नोएडा में रह रहे होते, तो हम 50% की बजाय 40% सैलरी लेते हैं। दिल्ली में है ये, एबीसी कंपनी लिमिटेड के साथ काम करते हैं। इनकी बेसिक सैलरी है 40,000 रुपए हर महीने की। डीए जो है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी जो है वो 15,000 रुपए है हर महीने की। एचआरए इनको मिलता है 18,000 रुपए हर महीने, और ये अपने माता पिताजी के साथ रहते थे अक्टूबर तक। नवंबर में इन्होंने घर शिफ्ट कर लिया और किराए पर रहने लगे, जहां पर उनको किराया देना पड़ता था 12,000 रुपए हर महीने का। कहा जा रहा है कि आप निकालिए टैक्सेबल एचआरए, तो कैलकुलेट करते हैं। राइटिंग पैड कनेक्ट करते हैं अपना। ये है क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स जो हमने नोट डाउन किए हैं। बेसिक सैलरी है 40,000, डीए है 15,000,
HRA है 18,000, रेंट पेड है 0 टिल अक्टूबर, एंड देन 12,000 पर मंथ। रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रहते हैं। अब यहाँ पे भी ना हमें अपने आंसर के, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट्स करे थे ना, 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, वैसे ही हमें यहाँ पर करना होगा मार्च टू अक्टूबर यानी 7 मंथ्स, और नवंबर टू मार्च यानी कि सॉरी अप्रैल टू अक्टूबर यानी 7 मंथ्स, एंड देन नवंबर टू मार्च यानी 5 मंथ्स। सो हम अपने आंसर शीट को पहले ही इधर डिवाइड कर लेते हैं। computation of taxable HRA for 5 months and for 7 months। अब इससे पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? सैलरी भी तो निकालनी होती है मीनिंग ऑफ सैलरी के अकॉर्डिंग। सो हम बनाते हैं अपना वर्किंग नोट 1, और ये वर्किंग नोट 1 जो है इसमें हम कर रहे हैं computation of salary, salary for the purpose of HRA। अब सैलरी क्या होता है हमारा? सैलरी होता है बेसिक। क्वेश्चन में बेसिक कितना दिया था? 40,000 पर मंथ, DA है 15,000। ओके, कमीशन नहीं दे रखा है। अच्छा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि सैलरी भी हमने 9 महीने 3 महीने का अलग अलग कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी हमें 7 महीने 5 महीने का अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। बट यहाँ पर ना हमें इस चीज को ध्यान रखना है, हमने नोट में पढ़ा था कि वो पीरियड जिसमें आप रेंट पर नहीं रहे हैं, उस पीरियड में आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो हम सैलरी फॉर HRA क्यों निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। हम सैलरी फॉर HRA क्यों निकालते हैं? क्योंकि एग्जेम्पशन के अंदर पॉइंट नंबर 2 कहता है रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी चाहिए होता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है 50 और 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी चाहिए होता है। लेकिन जब हमें एग्जेम्पशन ही नहीं निकालना, तो हमें रूल ही नहीं देखना। जब रूल ही नहीं देखना तो तीनों पॉइंट्स के लिए हमें सैलरी नहीं चाहिए, तो इसलिए 7 मंथ्स का हम कोई सैलरी नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कॉम्पिटिशन ऑफ सैलरी फॉर HRA सिर्फ 5 महीने का निकालेंगे, जिस पीरियड में उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, जिस पीरियड में उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। सो हमारी बेसिक कितनी होगी? बेसिक है 40। ओके, हमारी बेसिक होगी यहाँ पर 40,000 फॉर 5 मंथ्स, नवंबर से लेकर मार्च तक 2 लाख रुपए, और हमारा DA है DA कितना है? 15,000 है शायद, या सो 15,000 भी हमारा 5 महीने के लिए, यानी कि 75,000 रुपए। तो हमारा 2,75,000 रुपए जो है ये टोटल सैलरी हो गया फॉर 5 मंथ्स। दिस इज द सैलरी फॉर 5 मंथ्स ओनली। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी अभी जब सैलरी निकाल रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि 7 महीने में हमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो जब एग्जेम्पशन नहीं मिलती तो यहाँ पर जब हम रूल निकालते हैं अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी या पहला रूल हमारा कहता है अमाउंट रिसीव्ड, और HRA का पैसा कितना मिल रहा है? 18,000 रुपए हर महीने का। तो हम यहाँ पर 18,000 सिर्फ 5 महीने का यानी 90,000 रुपए ही लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जेम्पशन, फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जेम्पशन, क्योंकि इस पीरियड का तो एग्जेम्पशन हमें मिलना ही नहीं है। दूसरा कहता है रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। सो कितने महीने हमने रेंट पे किया है? सिर्फ 5 महीने ही तो किया है, और हर महीने का रेंट कितना था? 12,000 रुपए था। तो 12,000 इंटू 5 यानी कि 60,000 लेस
10% of salary लेस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी कितनी आई थी 5 महीने की, 2,75,000। सो ये हो गया हमारा 60,000 माइनस 27,500। सो ये आ जाएगा हमारा 32,500। तीसरा अमाउंट था हमारा 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ विच सैलरी, द सैलरी ऑफ 5 मंथ, यानी 2,75,000। फिर जो 2,75,000 है इसका 50% यानी कि 1,37,500। इन तीनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा। लीस्ट क्या है इधर पे, लीस्ट है हमारा 32,500, 32,500। So this would be the amount exempted. This would be the amount exempted. जब अमाउंट एग्जेम्प्टेड पता है तो हम टैक्सेबल निकाल लेंगे। टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, हमें पता है टैक्सेबल कैसे निकलता है, टैक्सेबल निकलता है एज रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। अब रिसीव्ड कितना है, 7 मंथ्स का रिसीव्ड अमाउंट कितना है, एचआरए मिल रहा था हमारे को 18,000 रुपए। एचआरए मिल रहा था हमारे को 18,000 रुपए। सो 18,000 रुपए 7 महीने का कितना हुआ, 1,26,000, 18,000 रुपीज फॉर 7 मंथ्स कितना हुआ, 1,26,000। देखो मिला ये भी पैसा है, इस पे हम एग्जाम्पशन नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है। जिस पीरियड में आपको पैसा मिला है लेकिन खर्चा नहीं हुआ है तो आप छूट किस बात की लेंगे, हम आपको छूट उसी बात की देते हैं ना कि जी आप पूरा का पूरा पैसा कैसे टैक्स लगा दें, आपका खर्चा भी तो हुआ होगा। अब इस 7 महीने में आपको पैसा पूरा मिला है, खर्चा कुछ नहीं हुआ है, तो पूरे पैसे पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए। और इधर पे आपको रिसीव्ड कितना है, यहाँ पे आपको रिसीव्ड मिला था 90,000, 18,000 फॉर 5 मंथ्स। एग्जेम्प्ट कितना है, 7 महीने में क्योंकि कुछ खर्चा नहीं हुआ है तो कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है यानी नील। इस 5 महीने में क्योंकि कुछ खर्चा हुआ है इसलिए हम आपको 32,500 का ना एग्जेम्पशन दे रहे हैं, 32,500 रुपए का एग्जेम्पशन दे रहे हैं। सो दिस इज द रिसीव्ड एंड दिस इज द एग्जेम्प्ट। ये है रिसीव्ड, ये है एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना आ गया, टैक्सेबल आ गया मेरा 1,26,000 प्लस 90,000 में से माइनस करेंगे हम जो एग्जेम्प्टेड है यानी 32,500, 57,500, 57,500। नाउ दिस इज द टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल एचआरए कितना है दूसरे शीट पे भी लिख के देख लेते हैं। मेरी टैक्सेबल एचआरए आ रही है 57,500 for 5 months and 1,26,000 for 7 months, and this would be in a total of, sorry, this would be 1,83,500 rupees। ये है आपका टैक्सेबल एचआरए। वापस से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। सो ये था एचआरए। एचआरए के बाद कुछ ऐसे अलाउंसेस जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। एचआरए के ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, इससे ज़्यादा और कुछ आता नहीं है नया एलिमेंट। फिर हम अलाउंसेस की एक दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, वो अलाउंसेस जो कि फुली टैक्सेबल होती हैं, जिसके ऊपर कोई छूट नहीं मिलती, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। जब आप किसी महंगी सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे, तो आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, वो भी फुली टैक्सेबल होगा। लंच टिफिन अलाउंस मिल रहा है या ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है, सर्वेंट अलाउंस, वार्डन अलाउंस, फैमिली अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आपको किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस मिल रहा है
सिवाय इसके जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ऊपर हम कितने पढ़ चुके हैं? 6 हमने वैसे अलाउंस पढ़े थे जिसमें अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट होता है। फिर हमने कुछ 7 अलाउंसेस ऐसे पढ़े जिसमें रिसीव्ड और द लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ये है वो 8 अलाउंसेस। और फिर हमने HRA पढ़ा। इस 8 अलाउंसेस ये प्लस 6 अलाउंसेस रिसीव्ड और स्पेंट वाले प्लस एक HRA, इन 15 अलाउंसेस के अलावा आपको किसी भी नाम से कोई भी अलाउंस मिले तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, जैसे कि ये लिस्ट रही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग परक्विजिट स्टार्ट करेंगे एंड दिस क्लास comes to an end here. So I hope the concepts are clear to you. In case there's any doubt, just keep revising and you can post me your questions. Thank you.